मुंबई में सनराइज अस्पताल में लगी भीषण आग से 10 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख, पीड़ितों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देश में अब तक 5,55,00,000 से ज्यादा हुआ टीकाकरण। 24 घंटे में 23,58,000 से ज्यादा को दी गई वैक्सीन की खुराक। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में संक्रमण के नए दैनिक मामलों में बढ़ोतरी जारी। महाराष्ट्र में कोविड-19 पर मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला। तो ये थी मुख्य खबरें और सबसे पहले नजर बड़ी खबरों पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका पहुंच चुके हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने स्वागत किया। प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा कोविड महामारी का संकट शुरू होने के बाद पहला विदेशी दौरा है। भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के भी 50 वर्ष पूरे होने पर हो रही इस यात्रा से भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के एक और स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हो रही है। तो प्रधानमंत्री के 2 दिनों की यात्रा, 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री को पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर भी आज गए और दिन भर तमाम कार्यक्रम उनके हैं और एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ढाका के सावर में राष्ट्रीय शहीद मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पीएम मोदी ने विजिटर बुक पर अपना संदेश भी लिखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के सावर स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर अर्जुन वृक्ष का पौधा लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि ये पौधा बांग्लादेश के वीर शहीदों के सम्मान के लिए लगाया गया है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1999 में अपनी यात्रा के दौरान इसी परिसर में 1999 में एक पौधा लगाया था। प्रधानमंत्री ने परिसर में पौधारोपण को लेकर लगाई गई दोनों पट्टिकाओं को, उनके तस्वीरों को ट्वीट के जरिए साझा किया। और ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। और बांग्लादेश के विदेश मंत्री
के अब्दुल मोमिन ने कहा है कि भारत बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम के समय से ही समर्थन करता रहा है। उन्होंने कहा कि यह सहयोग और समर्थन सिर्फ सरकारी स्तर तक ही सीमित नहीं, बल्कि वहां की आवाम का भी उतना ही प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। While we are celebrating this great event, at the time, the leader of the largest democracy in the world, he has joined us to celebrate it together. India, from day one during our war of independence, they have been supporting of us. I remember my days in India in 1971. Common people helped us a lot, and that's why even in this, the hopelessness, we had a better life. I mean, we are happy because future is bright. So India helped us all the way. So we are glad that we are together, celebrating after 50th anniversary of Bangladesh. और बांग्लादेश के प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों से मुलाकात की। दौरे को लेकर लोगों ने काफी उत्साह दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ढाका पहुंचे तो जो इंडियन कम्युनिटी है प्राइमरीली काफी भारी संख्या में उनका स्वागत करने के लिए पहुंची। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बातचीत रही और क्या कुछ मायने रखता है दौरा उनके लिए। हमारी खुशी का कोई पार नहीं है। मोदी साहब जिस विजन और मिशन से यहाँ आए हैं कि दोनों मुल्कों की तरक्की, इंडिया और बांग्लादेश के करोड़ों अवाम की सबकी तरक्की के लिए आए हैं, तो खुदा ताला उनको बहुत तरक्की दे, उसलिए हम आए थे। और हम सोच रहे थे कि कैसा होगा, लेकिन मोदी साहब ने तो प्रोटोकॉल छोड़ के, रेड कारपेट छोड़ के आपकी आवाम के साथ, ये हिंदुस्तानी हजारों करोड़ों के साथ मिलने के लिए आप तो नजदीक आ गए सब। यही उनकी खासियत है कि प्रोटोकॉल ब्रेक करके जनता में जाना पसंद करते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, इनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरेक्ट किया था। आपका नाम क्या है? अंजलिका। आपने पीएम मोदी की टी शर्ट भी पहनी हुई है, इसमें लिखा है मॉडिफाई इंडिया। तो ये बताओ कि पीएम ने आपसे क्या बातचीत की और आपको पीएम से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, और उन्होंने ये पूछा था आपका नाम क्या है। पीएम से आप लोग भी मिले, कैसा इंटरेक्शन रहा, क्या कैसी बातचीत हुई और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या उनकी बात और क्वालिटी आपको अच्छी लगती है? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। कोरोना का सिचुएशन होने के बाद भी वो रेड कारपेट छोड़ के हमारे पास आके हमको भी वेलकम करने का उन्होंने इतना बड़ा चांस दिया। ढाका में आके हमको बहुत खुशी हो गई। पीएम के कई सारे कैंपेन चलते हैं, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया। किस तरह से यहाँ की कम्युनिटी देखती है इस तरह के इनिशिएटिव्स को? एक्चुअली कम्युनिटीज ढंग से देखती है कि एक प्राइम मिनिस्टर होकर के वो उन सब्जेक्ट्स को टच करते हैं जो कि आज तक किसी ने टच पहले नहीं किए। स्वच्छ अभियान, लाल किले पे खड़े होकर जो उन्होंने बोला कि भाई हमको हर गांव में टॉयलेट बनाना है, उससे पहले किसी ने नहीं सोचा। मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं। जब बचपन में हमने भी देखा था, हम भी बाहर जाते थे, हमारे घर में भी बाथरूम नहीं था, तो हमको अपने पुराने दिन याद आ गए कि जब हमारे साथ ऐसा होता था तो कैसा फील होता था। यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है उनसे इंटरेक्ट किया, सबको समय दिया, और जिस चीज के लिए जाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बच्चों से, यंगस्टर से इंटरेक्ट किया। तो भारत का जो एक तरह से दौरा कह सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बांग्लादेश के अंदर एक तरह से पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरा पर्सन एस जयशंकर के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, ढाका। तो लोगों से बिल्कुल सहज जुड़ाव, और हमारे संवाददाता सीधे ढाका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज सिंह। नीरज सिंह, पहला दिन है आज प्रधानमंत्री की यात्रा का, और पहले दिन की जो अभी तक गतिविधियां हुई हैं वो हमने देखी है। आज के दिन की बात करें तो और क्या महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं और किस लिहाज से उस पर नजरें होनी चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री का निश्चित तौर पर आज का जो दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री जो सत्ता पक्ष के जो तमाम जो नेता हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ उनकी जो मुलाकात है वो होगी। और शाम को जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ का जो नेशनल प्रोग्राम है उसमें शिरकत करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बांग्लादेश ने उनके सम्मान के लिए जो रात्रि भोज है उसका आयोजन किया है। तो आज निश्चित तौर पर काफ़ी व्यस्त प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, और कल भी जो प्रधानमंत्री अपने दौरे की शुरुआत करेंगे तमाम कार्यक्रम है। जैसे कि मैं इस समय तुंगीपारा में हूँ, प्रधानमंत्री यहाँ तुंगीपारा पहुँचेंगे और वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तुंगीपारा पहुँचेंगे, क्योंकि तुंगीपारा में ही जो बंग बंधु हैं शेख मुजीबुर रहमान
उनकी जो समाधि है वो यहाँ मौजूद है। मेरे कैमरामैन संजीव आपको दिखाएंगे, यही वो समाधि है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके साथ यहाँ पर पहुँचेंगी और यहाँ पर वो प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि जिस तरह का इतिहास उनका रहा है, जिस तरह का संघर्ष उनका रहा है, निश्चित तौर पर बांग्लादेश के स्थापना में और बांग्लादेश में उनको राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो भी दी जाती है। तो ये पहला मौका होगा जब कोई भी प्रधानमंत्री यहाँ पर तुंगीपारा में पहुंचेगा। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिहाज से हम देखें ओपी, तो निश्चित तौर पर 50। जी नीरज, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज जो नेशनल डे समारोह होना है, वहाँ पे आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का, एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री वहाँ मुख्य अतिथि हैं। उस कार्यक्रम की क्या क्या खास बातें हैं जो इस वक्त हमें जाननी चाहिए, आम दर्शकों को समझनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि एक तो बांग्लादेश की 50 साल पूरे हो रहे हैं स्थापना को लेकर, तो वो 50 सालों की जो झलकियां हैं वो उस कार्यक्रम में आपको दिखाई देंगी कि किस तरह से जो बांग्लादेश है, किस तरह की स्थिति थी, किस तरह से वो पहुंचा और आज विकास के किन पायदानों पर बांग्लादेश खड़ा हुआ है। तो ये पूरा एक जो सफ़र है वो इस कार्यक्रम में दिखाई देगा और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि हैं और वो खुद उस समारोह का हिस्सा बनेंगे, जिसमें खुद प्रधानमंत्री बांग्लादेश भी वहाँ पर मौजूद रहेंगी। और भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो भी उस लिहाज से भी देखें तो 50 साल हमने उन रिश्तों को पूरा किया है और भारत और बांग्लादेश के बीच जो पहला व्यापारिक समझौता हुआ था 1972 में हुआ था और आज हम व्यापार को लेकर कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, तो नई नई चुनौतियां हैं वो सामने आ रही हैं। तो भारत और बांग्लादेश मिलकर इन नई चुनौतियों से कैसे निपट सकता है, भारत और बांग्लादेश आपस में किन किन मुद्दों पर सहमति जता सकता है, तो ये तमाम जो पहलू हैं जिन पर निगाह रहेगी। क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से भी देखें तो अभी मार्च में ही जो मैत्री जो पुल है उसका शुभारंभ किया गया था, जो खासतौर से पूर्वोत्तर को बांग्लादेश से जोड़ेगा। इसके साथ ही अगर थोड़ा सा हम ओपी पीछे जाएं, जब 2019 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आर्थिक शिखर सम्मेलन में शिरकत की थी, तो भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय जब वार्ता हुई थी तो 7 समझौतों पर सहमति बनी थी, 7 समझौते हुए थे और जबकि 3 जो परियोजनाएं उनकी शुरुआत हुई थी, चाहे हम त्रिपुरा में जो LPG गैस है उसको आयात करने की बात हो बांग्लादेश में, इसके साथ ही जो कनेक्टिविटी है उसको ज़्यादा और बेहतर करने की दिशा में उठाए गए कदम हो, व्यापार को हम कैसे और आज ज़्यादा एक्सटेंशन कर सकते हैं, किस लेवल पर लेके जा सकते हैं। आज भारत और बांग्लादेश के बीच में चाहे सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो, जहाज परिवहन हो, वायु परिवहन हो, उसकी सुविधाएं, लेकिन उसको और कैसे आगे हम लेके जाएं और जिसका लाभ दोनों ही देशों के लोगों को मिले। तो ये तमाम जो पहलू हैं जिन पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इन दोनों के बीच में ही चर्चा होगी और अपार संभावनाओं का ये क्षेत्र है, कृषि से लेकर व्यापार तक, जहां पर दोनों देश कई मुद्दों पर सहमति जता सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जलवायु परिवर्तन पर जिस तरीके से भारत का समर्थन किया था बांग्लादेश ने, इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में जो सीट है संयुक्त राष्ट्र, उसमें भारत का जो पक्ष है वो बांग्लादेश ने जिस तरह से समर्थन किया था संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सीट को लेकर, तो ये तमाम पहलू हैं जिसमें दिखाता है कि भारत और बांग्लादेश दोनों ही तमाम मुद्दों पर सहमत हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 दिवसीय यात्रा निश्चित तौर पर इन मुद्दों को और ये तमाम हमारे जो संबंध है भारत बांग्लादेश के बीच में, इसको एक नई ऊंचाई देंगे, एक नई दिशा देंगे। जी बिल्कुल, नीरज आप बने रहे हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अनिल त्रिगुणायक साहब भी जुड़ गए हैं। अश्विनी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अश्विनी, ये बताएं कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय शहीद स्मारक से और वहां पे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, पौधा लगाते हैं। निश्चित तौर पर इससे भी एक संदेश निकलकर सामने आ रहा है। निश्चित तौर से जैसे जैसे वो पौधा पुष्पित, पल्लवित, हरा और बड़ा होगा, हमारे संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ पर चमेली का पुष्प लगाया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन का पेड़ लगाया है। इसके पहले चमेली का पौधारोपित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा।
अगर देखें तो जिस तरीके से जो सिंबलिज्म है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक बेहद सौहार्दपूर्ण जो हमारे सुगंधमय हमारे अब तक के जो संबंध रहे वो और ज़्यादा मजबूत होंगे, और ज़्यादा वो महत्वपूर्ण होंगे, और ज़्यादा उनमें गुणवत्ता भी बढ़ेगी, क्योंकि औषधीय वृक्ष के रूप में जाना जाता है अर्जुन को। अगर इन सिंबलिज्म से अलग हट के देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद स्मारक पर यह भी लिखा कि यह सत्य और साहस की शोषण पर जीत है। तो निश्चित तरीके से जिस तरीके से जो 1971 का मुक्ति संग्राम रहा, उस मुक्ति संग्राम में जिस तरीके से शोषण के ऊपर सत्य की विजय हुई, जिस तरीके से दमन के ऊपर साहस की विजय हुई, उसको भी उनको भी श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था। और सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि वो युद्ध कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान के दमन चक्र को ख़त्म करते हुए यहाँ की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, यहाँ की भाषा को संरक्षित करने के लिए, यहाँ की विरासत को संरक्षित करने के लिए, यहाँ के जो कार्य व्यवहार एवं अन्य जो मूलभूत तत्व हैं जो संस्कृति और सभ्यता के होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए कि उनका किसी तरीके से दमन न हो सके, वो इतिहास रचा गया। और उस इतिहास रचे जाने का भी 50वां वर्ष है। बांग्लादेश के उदय का भी स्वर्ण जयंती वर्ष है। और शेख मुजीबुर रहमान जो कि राष्ट्रपिता सरीखे हम माने जाते हैं, उनकी 101वीं जयंती के मौके पर तो निश्चित तरीके से बहुत सारे प्रतीक हैं। और उन प्रतीकों के बीच से जो वास्तविकता की धरातल पर पिछले 6-7 वर्षों की अगर यात्रा अगर आप देखें तो वो और ज़्यादा मजबूत हुई है, चाहे वो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के रूप में हो, चाहे वो हमारे आपसी संबंध के रूप में हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे कल्चर हो, वो मजबूत हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो साझा मूल्य हैं उन्होंने नया इतिहास भी रचा है और आगे भी एक स्वर्णिम इतिहास, स्वर्णिम अध्याय लिखने के हम कगार पर इस यात्रा के जरिए, जिसकी वजह से हमने इतना लंबा सफर तय किया है, एक सफल संबंधों के 50 वर्ष पूरे किए हैं। अनिल त्रिगुणायत साहब, ये हमें समझाएं कि प्रधानमंत्री की 2 दिनों की यात्रा है, जिस तरह के उनके एंगेजमेंट्स हैं। प्रधानमंत्री आज नेशनल डे में भी शामिल होंगे, फिर बंगबंधु बापू संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे और कल ढाका से बाहर भी वो निकलेंगे। आमतौर पर जब कोई राजनयिक जाता है तो ढाका से बाहर की यात्राएं बेहद कम होती हैं, और ढाका के बाहर की जो यात्राएं हैं वो आम लोगों की संवेदनाएं, जो सांस्कृतिक संबंध हैं, उस पर आधारित दिखती हैं। तो जो प्रधानमंत्री की जो 2 दिनों की पूरी यात्रा है, उस पर एक सबसे पहले टिप्पणी, जिस तरह के एंगेजमेंट्स हैं, ये क्या हमें बताती हैं? देखिए, इससे 2 चीजें पता लगती हैं कि भारत और बांग्लादेश दोनों में कितनी प्रगाढ़ मित्रता है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस ओकेजन पे प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं और वो 50 साल के हमारे जो हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस हों, या बांग्लादेश की 50वीं इंडिपेंडेंस डे, लिबरेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हों, या शेख मुजीबुर रहमान जो उनके फादर ऑफ द नेशन हैं, उनका 100वां जन्मदिन की एनिवर्सरी चल रही हो, तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ पता लगती है बड़ी सीधी सी कि भारत जो है पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। क्योंकि जब लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम, मोहब्बत और विश्वास होगा तो आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच काफ़ी प्रगाढ़ मित्रता बढ़ सकती है और भी ज़्यादा, और वो बहुत आवश्यक है। उससे बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आप देखें, शेख हसीना ने वहाँ पे प्रोटोकॉल तोड़ के उनको रिसीव किया, उसके बाद में शेख हसीना वहाँ पे भी जो स्मारक स्थल है शहीद, वहाँ पर भी थी। अब उनके जो प्रधानमंत्री मोदी आज भी कम्युनिटी का मैं देख रहा था अपने इंडियन कम्युनिटी से या लोगों से, तो प्रधानमंत्री मोदी का जो एक डायरेक्ट कनेक्ट करने का है लोगों से ग्रास रूट लेवल पे, वो अमेजिंग चीज है। मैं समझता हूँ उसको बहुत कम लीडर्स के अंदर वो बात होती है और वो चीज उसकी झलकती है। दूसरी चीज रही उनकी जो विजिट है, जैसे अब वो चाहे वो टेम्पल में जाएंगे वहाँ पर, या शेख मुजीबुर रहमान की जो तुंगीपाड़ा में उनका जो समाधि है वहाँ पर जाएंगे अपनी ओर देने के लिए। अगर आप ये देखें कि जैसे भारत में कोई अगर अतिथि आते हैं बाहर से विदेशी, तो वो महात्मा गांधी की समाधि पर सबसे पहले एक अपना जरूर उनका एक प्रोग्राम होता है। बिल्कुल, सब देशों में है। बिल्कुल। तो इससे ये पता लग। दूसरी चीज ये जो शहीद समाधि स्थल है वहाँ पे तो हमारे भारत के भी काफी सारे जो सैनिक थे या हमारे लोग थे, उन लोगों ने भी वहाँ पर श्रद्धांजलि अपनी जान अर्पित करी है। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना सारे लोगों ने, जिन्होंने वो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को, उनकी जो आज़ादी को मुकम्मल किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो खाली सिंबॉलिक नहीं है ये सारी चीजें, बल्कि एक सब्सटेंटिव है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है कि लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि भारत जो है इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता है
कि 50 साल में बांग्लादेश ने कितनी ज्यादा तरक्की की है। बिल्कुल। और वो है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, सब्सटैंशियल, सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, सब्सटैंशियल भी है। और अगर इसकी हम बात करें, ठोस मुद्दों की बात करें अनिल जी, तो वो कौन से क्षेत्र होंगे? हम देख रहे हैं कनेक्टिविटी के लिहाज से, ऊर्जा के लिहाज से, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के लिहाज से भी दोनों देश कई मुद्दों पे साथ काम करते हुए दिखाई दिए हैं। इस दौरे में आपको लगता है वो कौन से क्षेत्र होंगे जिस पे सबसे ज्यादा फोकस होगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि सबसे बड़ा जो है भारत जो है बांग्लादेश को पूरी तरह से सहायता प्रदान कर रहा है। $8 बिलियन का हमने उनको असिस्टेंस दिया हुआ है, जिसमें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, उसको भारत पूरे सपोर्ट कर रहा है। कोविड-19 क्योंकि पैंडेमिक से सारे दुनिया जो है सफर कर रही है, बांग्लादेश ने थोड़ा ठीक तरह से उसको किया है, लेकिन उसमें भारत का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले बांग्लादेश को भारत ने 2 मिलियन जो वो प्रोवाइड किया, वो वैक्सीन दिया उनको। उसके अलावा अभी आज फिर शायद प्रधानमंत्री कुछ और देंगे, आगे से उनको वैक्सीन देंगे, उन्होंने डायरेक्टली किया। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कनेक्टिविटी और कोविड, ये तीसरी चीज। और तीसरी चीज मैं कहूँगा काउंटर टेररिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौथा सी होगा क्लाइमेट चेंज जो आपने मेंशन किया। तो उसके लिए आपस में, क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो बांग्लादेश में अक्सर बाढ़ आ जाती है, अक्सर नदियों के पानी के विषय में वो होता है। तो हमारे कम्युनिकेशन जो रिफाइन जो एरियाज हैं, जैसे नेविगेशन किस तरह से हो, आप अगर देखें तो कलकत्ता से अगरतला अगर हमें कुछ चीज भेजनी है तो वो चिटागंग पोर्ट से ज्यादा सस्ती और जल्दी पहुंच जाएगी। तो इस तरह की चीजें जो है अब दोनों मुल्कों के बीच में कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो है जॉइंट वेंचर्स में सिक्योरिटी है, सबसे किस तरह आगे बढ़े, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस वहाँ पर काफी है। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट एनर्जी सेक्टर में बढ़ रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। और भारत बांग्लादेश को जितना असिस्ट कर सकता है, उसके अलावा बांग्लादेश के लिए पूरा मार्केट ओपन रखता है अपना। आप देखिए, स्पेशल असिस्टेंस दिया जाता है ताकि वहाँ के एक्सपोर्टर्स यहाँ आ सकें, वहाँ के लोग आके यहाँ स्टूडेंट्स आ सकें। तो अभी उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मुक्ति योद्धा के जो बच्चे हैं उन सबको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा के लिए बहुत ज्यादा। बिल्कुल अनिल जी, व्यापार के मुद्दे पे हम जानते हैं कि लगातार काम हुआ है, दोनों देशों ने इस पे किया है। एक बात ये भी कही जा रही थी किस तरह से उत्तर पूर्व के जो हमारे राज्य हैं उनके लिए कैसे बांग्लादेश और उनके जो पोर्ट्स हैं वो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक द्वार का दरवाजे का काम कर सकते हैं। और इसके अलावा दोनों देश, बांग्लादेश और भारत, कैसे व्यापार के नजरिए से टैरिफ के मामले को लेकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ क्या बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, जरूरी है ये होना। वैसे तो सार्क के अंदर जो सैफ्टा है उसमें हमने ऑलरेडी उनको बहुत असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, ड्यूटी फ्री एक्सेस, मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट, और ये सारी चीजें हमने बांग्लादेश को ऑलरेडी प्रोवाइड करी हुई हैं। लेकिन जो भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हुई उसमें बांग्लादेश एक बहुत अहम हिस्सा निभाता है। और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो आपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की, तो उसके सिलसिले में ये दोनों मिलाकर के अगर आप देखें तो बांग्लादेश का इसमें काफी प्रमुख रोल हो जाता है। और इसलिए बांग्लादेश बात को जानते भी हैं, उनकी लीडरशिप, और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो कनेक्टिविटी इसी तरह बांग्लादेश जो है वो ट्राइलेटरल हाईवे है, उसके बारे में ज्वाइन करना चाहता है, BBI है, बिम्स्टेक है, उसके सब में। लेकिन आप अगर ये देख लें तो बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा रीजन में, साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आज। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बांग्लादेश के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं। तो $10 बिलियन का रफली हमारा ट्रेड है वहाँ पर। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है वहाँ बांग्लादेश। जी अनिल जी, अश्विनी, तमाम चीजें, मुद्दों की बात हमने की है, लेकिन एक जो बात जो अलग बनाती है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को, वो है सांस्कृतिक संबंध। ये सांस्कृतिक संबंधों पे भी इस दौरे में हम फोकस दिख रहे हैं। थोड़ा हमें समझाएं कि कैसे इस दौरे के दौरान भी ये चीजें हमें देखने को मिलेगी और मजबूत होते हुए ये सांस्कृतिक रिश्ते भी हमें दिखेंगे। संबंध तो 71 से आप समझें जिस तरीके से है, लेकिन हमारा तो साझा गौरवशाली अतीत रहा है। सदियों तक भारत का ही भूभाग रहा ये क्षेत्र। अनेक मायने में एकदम पूरा भारत पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दोनों हिस्सों में किसी तरीके से आचार व्यवहार, भोजन और अन्य जो स्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक स्थितियां, उनमें किसी तरीके का कोई अंतर नहीं दिखता है। एकदम होमोजीनियस
कैरेक्टर देखते हैं दोनों तरफ के बंगाल में। उसके अलावा अगर देखें, अगर राष्ट्र के रूप में जब इसका उदय होता है तो वो भी हमारे साझा मूल्यों, साझा प्रयास के जरिए होता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर पूरे उपमहाद्वीप में देखें, जहाँ तक भारतीय संस्कृति के और साथ ही साथ उपमहाद्वीप में जहाँ तक सनातन संस्कृति के अनेक ऐसे स्तंभ, कीर्ति स्तंभ आज भी हैं जो यहाँ पर संरक्षित हैं। 6 शक्तिपीठ बांग्लादेश में हैं, कुल 51 शक्तिपीठ कही जाती हैं देश भर में, भारतीय उपमहाद्वीप में हैं, उनमें से 6 बांग्लादेश में, और वो सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में जब अपनी बांग्लादेश यात्रा में थे तो उन्होंने ढाकेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। कल दिन की शुरुआत, बांग्लादेश यात्रा की पहले कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर, जहाँ पर मैं हूँ, यशोरेश्वरी या जशोरेश्वरी मंदिर इसे कहा जाता है, शक्तिपीठ के रूप में मान्यता है। यहाँ से पूजा पाठ करके वो अन्य बांग्लादेश के हिस्सों में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात की, बांग्लादेश के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी या बड़े राष्ट्राध्यक्ष और नेताओं की बात छोड़ें, वो भी इतने रिमोट एरियाज में आए होंगे, पदस्थ हुए होंगे या उन्होंने कार्य किया होगा, ये भी मतलब एक विस्मय की बात है। लेकिन चल के यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, यहाँ आना, तुंगीपाड़ा जाना, उरीकांडी जाना, इन सब स्थलों पर जाना जो कि सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, तो ये साफ तरीके से बताता है कि कितनी अहमियत है भारत के बांग्लादेश की भारत के लिए। और साथ ही साथ कितने अलहदा तरीके से, लीक पर नहीं, अलग हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन संबंधों को और आगे ले जाना चाहते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक संबंध हो, चाहे वो कनेक्टिविटी के संबंध हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे वो डिफेंस के हो, चाहे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के हो। और सबसे बड़ी बात, गौरवशाली अतीत रहा है और उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके साझा प्रयासों से, वो भी इस यात्रा में देखते। बिल्कुल सही बात, गौरवशाली अतीत है, एक साझा मूल्यों का अतीत है और भविष्य भी इन्हीं आधार पे आगे बनता हुआ भी दिखता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय विक्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे और उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं और अपडेट्स के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आज आप ढाका में मौजूद हैं और आज की गतिविधियों पे थोड़ा प्रकाश डालें, किस तरह से प्रधानमंत्री की गतिविधियां आज की रहेंगी? अब बिल्कुल, आज की अगर गतिविधियों की बात करें तो प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ मौजूद होंगे और उस कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। और उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो शाम को होगा। इसके साथ ही साथ बीच में जो विपक्षी दल है उनसे मिलने का कार्यक्रम है, जो और अदर कम्युनिटीज हैं उनके साथ मिलने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही ओम प्रकाश, कल का जो कार्यक्रम है वो कल का कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें काली मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद मुजीबुर रहमान की वहाँ पर उनको जाकर सम्मान अर्पित करेंगे। और उसके बाद जो अंतिम कार्यक्रम है वो मथुरा संप्रदाय का एक यहाँ पर मंदिर है, गुरु हरिचांद ठाकुर का मंदिर है, वहाँ पर आएंगे प्रधानमंत्री और वहाँ पर गुरु हरिचांद ठाकुर को वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनकी पूजन अर्चन करेंगे। और उसके साथ ही साथ इस पूरे इलाके में, इसको ठाकुर नगर कहते हैं, जो ओराकंडी का जो इलाका है उसमें मथुरा संप्रदाय के लोग रहते हैं और गुरु हरिचांद ठाकुर की जो परिवार के जो 6 सदस्य हैं उन सदस्यों से मुलाकात करेंगे। और पूरे बांग्लादेश के और भारत में तकरीबन 32 ऐसे मथुरा संप्रदाय के लोग यहाँ पर आएंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद एक सभा को संबोधित करेंगे, जिस पर सबकी काफी नजरें होंगी, क्योंकि इस सभा में प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधित करेंगे, मथुरा संप्रदाय को भी संबोधित करेंगे और जो अदर कम्युनिटीज हैं उनको संबोधित करेंगे। वहाँ पर प्रधानमंत्री दोनों देशों के जो संबंध है उन संबंधों को, जो सांस्कृतिक संबंध है, जो सामाजिक संबंध है, उस पर ज्यादा ध्यान रहेगा। आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो बांग्लादेश के स्वाधीनता दिवस के मौके पर और नेशनल डे जो है उसके मौके पर पूरा समर्पित है और कल का दिन पूरा धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों को समर्पित रहेगा। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम अपडेट्स के लिए और विश्लेषण के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बांग्लादेश के राजनीतिक दलों के नेताओं से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। 14 दलों के गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध केंद्र में रहे। और ये वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री ने तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की हैं।
और किस तरह से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से बेहतर हो सकते हैं। 14 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है और इस मायने में बेहद खास है और विपक्ष के नेताओं से भी प्रधानमंत्री के मिलने का कार्यक्रम है। मिड डे प्राइम में यहां पे हम रुके छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। Today, we unleash its dark side. No mercy to the sun-ripened cocoa beans. No compassion in extracting pure chocolate. Generously embracing fruits, nuts, coffee, and even tea. This is the alchemy of dark chocolate. Amul dark chocolates. Dark, a little more delicious. घर की सारी चीजें महंगी हो जरूरी है, उम्दा हो बहुत जरूरी है, लेकिन घर का जो सीमेंट है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए। जैसे वंडर सीमेंट, भाई उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं वर्ल्ड में। आप हमारे और कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं वकील हूँ। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। और बात ताजा खबरों की। 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रक्षा मंत्री सुहवोक ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की है। दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री ने दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इससे पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश के वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली कैंट स्थित भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन भी किया। और खबर मुंबई से। बीती रात मुंबई के भांडुप स्थित ड्रीम मॉल के अंदर बने सनराइज अस्पताल में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है और जानकारी के मुताबिक जिस समय आग लगी उस वक्त करीब 70 से 75 मरीज अस्पताल में मौजूद थे। इनमें से अधिकतर मरीज ऐसे थे जिनका कोरोना का इलाज चल रहा था। दमकल विभाग ने सभी मरीजों को एक एक करके बाहर निकाला। मरीजों को नजदीक के कोविड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर भी घटनास्थल पर पहुंची। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के अस्पताल में आग लगने की घटना पर उन्होंने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ये कहा है कि मुंबई के अस्पताल में आगजनी के हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और अब विधानसभा चुनावों की बात करें तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले नए इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2018 से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लागू है। 2019-2020 में भी चुनाव से पहले बॉन्ड्स की बिक्री होती रही है। अब इन चुनावों से पहले बिक्री पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं है। चुनावी प्रक्रिया में सुधारों से जुड़े संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका दायर की थी। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी होने हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है। संविधान पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इसका दायरा बढ़ाते हुए सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। उनके पक्ष को उन्होंने सुना था और कोर्ट ने इस बड़े सवाल पर जरा हुई कि क्या आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय करने वाले इंदिरा साहनी फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है। और नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।
केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज असम में दूसरे चरण के लिए प्रचार करेंगे। अमित शाह आज 4 जनसभाएं करेंगे। अमित शाह की आज प्रदेश में पहली जनसभा कमलपुर में होगी। इसके बाद वे दोपहर में जागी रोड में जनसभा को संबोधित करेंगे। पथराखंडी में और सिलचर में भी अमित शाह चुनावी रैली करेंगे। और असम में पहले चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। शनिवार को मतदान होंगे और इस चरण में 47 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। पहले चरण में 23 महिलाओं सहित 264 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इस चरण के लिए 11,537 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये भी बताया गया है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कोविड से जुड़ी सभी नियमावलियों का पालन किया जाएगा। ये भी बताया गया है कि एजेंसियों ने राज्य में अब तक 88 करोड़ रुपए नकद और शराब की जब्ती की है। और असम में पहले चरण का चुनाव, उसकी तैयारियां किस तरह की हैं, इसकी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश राज करीमगंज से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेश, सबसे पहले यही कि जो पहले चरण का असम में चुनाव है, मोटे तौर पर अपर आसाम, ऊपरी आसाम का इलाका है और यहां पे हमने देखा है कि किस तरह से पिछले चुनाव में भाजपा को जबरदस्त समर्थन मिला था। इस बार की अगर चुनावी गणित की स्थितियों की बात करें तो क्या कुछ इस वक्त कहा जा सकता है? देखिए ओम प्रकाश, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ऊपरी असम का इलाका है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है और बीजेपी ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल की थी। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ से लेकर बोकाखाट, काजीरंगा, नौगांव, कोलाबिरिया, तमाम इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी कामयाबी मिली थी। करीमगंज जहां मैं अभी हूं, यहाँ दूसरे चरण में चुनाव होना है। गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। मनोज तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। और तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, बड़े प्रचारक, आपने उस गढ़ की बात करी जो अपर आसाम का इलाका है, शायद यही वजह है कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक थे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, इन तमाम बड़े नेताओं ने ऊपरी असम के इलाके में जोरदार प्रचार किया और मतदाताओं को यह बताने की कोशिश की कि 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर काम किया है, अगर दोबारा चुनकर यह सरकार जनादेश प्राप्त कर अगर दोबारा सत्ता में वापस आती है तो जो बचे हुए काम है, जो अधूरे काम है, उसको पूरा किया जाएगा। और शायद यही वजह है कि तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, इन तमाम इलाकों में आकर बीजेपी के तमाम प्रचारकों ने चुनाव प्रचार। राजेश, निश्चित तौर पर पिछले 5 सालों में कई मुद्दे हैं जो अपर आसाम में सामने आए हैं और इस बार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस एक महाजोत बनाकर वहां पे मौजूद है, किसका आपको लगता है कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से इस बार ज्यादा जो है मतदान हो सकता है या वो ज्यादा मुद्दे अहम हो सकते हैं चुनावों में? देखिए, बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है, उस पार्टी के कांग्रेस के साथ आने के बाद एक नए समीकरण का सूत्रपात होता हुआ शुरुआती दौर में दिखाई पड़ रहा था। हालांकि वो इलाके कुछ खास इलाके हैं, कोकराझार का इलाका है, धुबरी का इलाका है, जिन जगहों पर कम से कम जो कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के साथ आने के बाद एक ध्रुवीकरण की कवायद जो है वह लगातार करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उस पर हमले किए हैं और कहा कि 15 साल तक तरुण गोगोई की सरकार रही। तरुण गोगोई जब वो सत्ता में 2011 के चुनाव में आए तो उन्होंने एक नारा दिया था, कहा था कि हु इज बदरुद्दीन, और बदरुद्दीन को उन्होंने भाव नहीं दिया और उसकी वजह से वो सत्ता में आए। लेकिन आज कौन सी ऐसी परिस्थिति हुई कि बदरुद्दीन को कांग्रेस ने गले लगा लिया। तो बीजेपी बदरुद्दीन के बहाने आक्रामक है, कांग्रेस बदरुद्दीन के आने से उत्साहित है, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश है कि विकास के तमाम कार्य, विकास के जो एजेंडे हैं, उसके सहारे वो जनता को ये समझाने की कोशिश करे कि विकास का काम हुआ है, अगली बार चुनकर आएंगे फिर काम करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा चुनावी तैयारियों को लेकर, क्या कुछ विशेष तैयारियां आपको दिख रही हैं? तैयारियों का जहां तक सवाल है तो चुनाव आयोग ने कोविड के तमाम प्रोटोकॉल
जो बिहार चुनाव में फॉलो किए गए, कोविड के साए में बिहार का चुनाव हुआ था और उसी तमाम कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करने की बात की गई है। पोलिंग स्टेशन पर सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क लगाकर बिल्कुल राजेश, और सैनिक बलों की तैनाती के जरिए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने की कोशिश जो है वो असम में चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करीमगंज से हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश राज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी हुई है। वहीं चौथे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 30 सीटों पर शनिवार को यानी कल शनिवार को मतदान होना है। और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की बात करते हैं और विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कल पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इन 30 सीटों पर 191 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इन सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, उनमें बांकुड़ा की 4, पुरुलिया की 9, झारग्राम की 4, पूर्वी मिदनापुर की 7 और पश्चिम मिदनापुर की 6 सीटें शामिल हैं। कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जिसके तहत केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, पहले चरण के चुनाव की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़ रहे हैं पूर्वी मिदनापुर से। अनुज, निश्चित तौर पर जो पहले चरण का चुनाव जहां पे हो रहा है, जंगल महल का ये इलाका, हम जानते हैं कि किस तरह से हिंसा भी यहाँ राजनीतिक हिंसा हमें देखने को मिली है। तो इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी निष्पक्ष चुनाव के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि जंगल महल का इलाका है, आदिवासी बाहुल्य इलाका है और झारखंड से लगा हुआ इलाका है। और हमने पिछले कुछ सालों के अंदर देखा है कि यहाँ का एक राजनीतिक इतिहास रहा है कि यहाँ पर हिंसाएं जो हैं एक आम बात हो चली थी। और निश्चित तौर पर हमने यहाँ पर जो पंचायत का चुनाव हुआ था 2018 के अंदर, वहाँ पर कुछ पार्टी के लोगों ने दूसरे लोगों को वोट डालने तक के लिए अपने घरों से नहीं निकलने दिया था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस बार पुख्ता इंतजाम किए हैं। और निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती इस बात की जरूर रही थी कि एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण यहाँ पर चुनाव हो। लेकिन हमने जिस तरीके से देखा, अभी कुछ दिनों के पहले निर्वाचन आयोग की दिल्ली से एक टीम यहाँ पर आई थी और यहाँ पर जो कुछ शिकायतें मिली थी, जो दूसरे राज्यों से ऑब्जर्वर्स आए हैं उन्हें भी हटाया गया था, कुछ जिला अधिकारियों को और एसपीओ को भी यहाँ पर हटाया गया था। और यहाँ पर सख्त निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए थे कि किस तरीके से शांतिपूर्वक यहाँ पर चुनाव होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और हमने पिछले एक हफ्ते से देखा है कि यहाँ पर किसी हिंसा की कोई खबर यहाँ पर घटना नहीं हुई, कोई खबर नहीं मिली। इस लिहाज से हम देखें तो निश्चित तौर पर शांतिपूर्वक चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी जनता की इसमें हो सके, इस तरह की तस्वीर यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर ये उम्मीद करेंगे कि हिंसा की कोई खबरें ना हो और लोग आराम से अपना मतदान का अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गिरिराज सिंह ने आज पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। यहां 6 अप्रैल को प्रदेश की सभी 30 सीटों के लिए मतदान होना है। बताया जा रहा है कि पुदुचेरी के घोषणा पत्र के लिए बीजेपी ने 50,000 लोगों से उनकी राय मांगी थी, जिस पर विचार विमर्श करने के बाद घोषणा पत्र जारी किया गया है। घोषणा पत्र जारी करने के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये घोषणा पत्र न्याय के बारे में बात करता है। ये लोगों से उनके सुझाव लेने के बाद तैयार किया गया है, एसी कमरे में बैठकर नहीं। लोग देखें, पीएम मोदी अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। प्रदेश में 6 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। ऐसे में बीजेपी पूरे जोर शोर से यहां चुनाव प्रचार में लगी हुई है। भाजपा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। मुझे भी एक महिला के नाते वित्त मंत्री की कमान सौंपी गई। इस चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को विशेष ध्यान रखकर बनाया गया है। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। और अगर
विश्व की खबरों, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं 300 किलोग्राम हेरोइन, 5 AK-47 और 4 जिंदा कारतूस के साथ मिनिकॉय द्वीप पर पकड़े गए 3 श्रीलंकाई नाव शुक्रवार को वजरम पहुंच गई। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी गई है। पिछले करीब 10 दिन से चलाए जा रहे अभियान में भारतीय तटरक्षक दल ने श्रीलंकाई नौका रविहांसी से 300 करोड़ की हेरोइन के साथ बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस और 5 AK-47 राइफलें जब्त की हैं। चालक दल के सभी 19 सदस्यों को तीनों नौकाओं के साथ जब्त करके केरल के तट पर वजिरम लाया गया है। पिछले एक पखवाड़े में तटरक्षक दल की ओर से मादक पदार्थों के खिलाफ चलाया गया ये दूसरा अभियान है। इससे पहले 5 मार्च को भारतीय तटरक्षक दल ने एक अभियान में लक्षद्वीप समुद्र में श्रीलंकाई नौका आकाशादुवा से 200 किलोग्राम हाई ग्रेड हेरोइन और 60 किलो हशीश के साथ 6 चालक दल के सदस्यों को हिरासत में लिया था। नवंबर 2020 में कन्याकुमारी तट पर ऐसे ही एक अभियान में श्रीलंकाई नौका शिनाया दुबा से 1000 करोड़ रुपए मूल्य के 120 किलो मादक पदार्थ और 5 हथियार जब्त किए गए थे। पिछले एक साल में समुद्री इलाके में मादक पदार्थ तस्करों से भारतीय तटरक्षक बलों ने 4,900 करोड़ रुपए के तकरीबन 1.6 टन मादक पदार्थ जब्त किए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने म्यांमार की सेना के नियंत्रण वाली 2 कंपनियों पर प्रतिबंध की घोषणा की है। 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के बाद लोकतंत्र समर्थकों के बड़े पैमाने पर हुए दमन की वजह से यह कदम उठाया गया है। अमेरिकी वित्त विभाग ने बताया है कि उसने म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग पब्लिक कंपनी लिमिटेड और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन लिमिटेड पर पाबंदियां लगाई हैं। ब्रिटेन ने भी म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। ब्रिटेन ने म्यांमार की सेना द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध मानवाधिकार हनन की कथित कार्रवाइयों को पाबंदी की वजह बताया है। और वक्त है खेल की खबरें जानने का और खेल जगत की खबरों पर अब डालते हैं नजर। और खेल प्राइम के साथ हमारे संवाददाता और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, आपका स्वागत है। अब आपके पास चलते हैं। शुक्रिया ओपी। और खेल की खबर की शुरुआत करेंगे भारत इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज के साथ, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का दूसरा मुकाबला इस समय पुणे में खेला जा रहा है। मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट खोकर 13 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड के कप्तान ओवेन मॉर्गन हाथ में लगी चोट के कारण भारत के खिलाफ सीरीज के आखिरी 2 मैच से बाहर हो गए हैं। मंगलवार को भारत के खिलाफ खेले गए पहले वनडे के दौरान मॉर्गन के अंगूठे और उंगली के बीच चोट लग गई थी। वहीं बल्लेबाज सैम बिलिंग्स भी आज हो रहे दूसरे वनडे में नहीं हैं। पहले वनडे में बिलिंग्स को कॉलर बोन में चोट लग गई थी। हालांकि उनके रविवार को होने वाले तीसरे मैच के लिए फिट होने की पूरी उम्मीद है। विकेटकीपर जोस बटलर मॉर्गन की गैर मौजूदगी में टीम की कमान संभाल रहे हैं। क्रिकेट के बाद बात करते हैं शूटिंग की, जहां भारत का दबदबा जारी है। दिल्ली में जारी ISSF शूटिंग विश्व कप में भारत ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। भारत को संजीव राजपूत और तेजस्विनी सावंत ने स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में यूक्रेन की जोड़ी को 31-29 से मात दी। इसी इवेंट में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और सुनिधि चौहान ने अमेरिका की टीम को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। शूटिंग के बाद बात करते हैं फुटबॉल की, जहां भारतीय फुटबॉल टीम ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करके गुरुवार को दुबई में खेले गए अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में ओमान को 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया। भारत ने 42वें मिनट में गोल गंवा दिया था। चिकित्सना सिंह ने गोल बचाने के प्रयास में आत्मघाती गोल कर दिया था। मनवीर सिंह ने 55वें मिनट में बराबरी का गोल किया, जिसे भारत इसके बाद कोविड-19 लॉकडाउन के बाद से भारत अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच को ड्रॉ करवाने में सफल रहा।
वहीं बात करते हैं इंग्लैंड फुटबॉल टीम की, तो जहां इंग्लैंड ने अपने 2022 फुटबॉल विश्व कप क्वालिफाइंग अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। इंग्लैंड ने वेम्बले स्टेडियम में खेले गए एक तरफा मैच में सैन मैरिनो को 5-0 से मात दी। जेम्स वॉर्ड प्रोज ने इंग्लैंड के लिए पहला गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। 7 मिनट बाद एवर्टन के डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन ने हेडर के जरिए गोल करते हुए बढ़त को दुगना कर दिया। रहीम स्टर्लिंग ने हाफ टाइम से पहले टीम के लिए तीसरा गोल किया। ब्रेक के 8 मिनट बाद कैल्वर्ट-लुइन ने मैच के अपनी दूसरा गोल किया। मैच की हाईलाइट रही सब्स्टिट्यूट के रूप में उतरे एस्टन विला के स्ट्राइकर ओली वॉटिंग्स को डेब्यू मैच में गोल करना। इस तरह मैच 5-0 से इंग्लैंड के नाम रहा। अब इंग्लैंड ग्रुप आई के अपने अगले मैच में रविवार को अल्बानिया से भिड़ेगी। वहीं बुधवार को वे वेम्बले में पोलैंड की मेजबानी करेंगे। बात करते हैं फुटबॉल स्टार इब्राहिमोविच की। गुरुवार की रात ज़्लाटन इब्राहिमोविच की भावुक घर वापसी हुई। इब्राहिमोविच ने लगभग 5 साल में स्वीडन के लिए पहला मैच खेला। खास बात यह रही कि टीम का विजयी गोल भी उन्होंने ही किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 39 वर्षीय इब्राहिमोविच से ये पूछे जाने पर कि वो भावुक हो गए थे कि उनकी राष्ट्रीय टीम में वापसी पर उनका परिवार कैसा महसूस कर रहा है। इब्राहिमोविच ने यूरो 2016 के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी थी और उसके बाद से उन्होंने स्वीडन के लिए कोई मैच नहीं खेला था। जॉर्जिया के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उन्होंने रियल सोसिएदाद के अलेक्जेंडर इज़ैक के साथ मिलकर अटैक की कमान संभाली थी। तो अभी ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें। बाकी खबरों के लिए वापस आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। दांडी यात्रा के 13 दिन गुजरने के बाद 14वें दिन की सुबह महात्मा गांधी समनी के देरोल के लिए निकले। करीब 20 किलोमीटर का फासला था। गांधी जी साथी पदयात्रियों के साथ गांव से गांव गुजरते, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते, देर शाम देरोल आए और कॉटन जिनिंग प्रोसेसिंग मिल में काम कर रहे मजदूरों के लिए रहने के लिए बनाए गए कमरे में रात्रि विश्राम किया। मार्च 1930 की शाम गांधी जी समनी से देरोल आए। आज भी वो निशानी बाकी है जहां कॉटन जिनिंग मिल के मजदूरों के बनाए कमरे में गांधी जी रात में रुके थे। रात्रि में भोजन के बदले फलाहारी किया गया और मिल में काम कर रहे मजदूरों को दांडी मार्च का अर्थ समझाया गया। गांधी जी जब दांडी यात्रा पे निकले थे तो वो हमारे गांव में रात रुके थे और ये जो जिनिंग एंड प्रेसिंग सोसाइटी त्रालसामाद है, इसके लेबर क्वार्टर में गांधी जी रुके थे और गांधी जी ने गांव में से बकरी मंगाई और बकरी का दूध पिया और फिर फलाहार किया। गांधी जी के बताए पथ और दांडी मार्च में शामिल हर पदयात्री के दिल में उमंग है। जोश 62 साल की उम्र गुजार चुके अहमदाबाद निवासी पीयूष रामचंद्र शाह के दिल में भी है। उन्होंने साबरमती से देरोल तक दौड़ते हुए दांडी यात्रा पूरी की है। रियली मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है कि मैं रनिंग के सिवा वॉकिंग करके ये यात्रा इन लोगों के साथ करूं और मैं करीबन 70% तो सक्सेस हूं। चैलेंज है मेरे लिए और मैं अच्छा जा रहा हूं, ये सब लोग अच्छे जा रहे हैं और कोई भी अभी तक इंजर नहीं हुआ है, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कोई व्यक्ति हम 81 में कोई मानस अभी कोई इंजरी में नहीं है, वो बहुत अच्छा है। अलग अलग मजहब, जाति और जगह के लोग पदयात्रा में हैं, मानो लघु भारत बना हुआ है और बाकी देश इस यात्रा में शरीक होकर साथ चल रहा है। गांधी की यात्रा जो गांव-गांव तक चलती थी, उसके पीछे संदेश समुत्कर्ष था कि हर भारत के छोटे छोटे गांव से आए हुए लोग, हर विभिन्न प्रजातियों के लोग, हर वर्ग के लोग का उत्थान हो, सबका विकास हो, तब भारत का विकास होगा। गांधी जी ने कहा था कि असली भारत गांव में बसता है। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में ज्ञाति, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय बोल के हमें लोग हमारा अभिवादन कर रहे हैं। बड़ा ही उम्दा अनुभव, मानो हम एक लघु भारत देख रहे हैं और पूरा भारत हमारे साथ यात्रा में चल रहा है, ऐसा अनुभव हमारा हो रहा है। नई पीढ़ी भारत और गांधी जी की विरासत की सीख ले रही है और यात्रा आगे बढ़ रही है। समनी में रात गुजारकर महात्मा गांधी
देरोल के लिए निकले और शाम तक देरोल पहुंचे। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि ये जो कॉटन जिनिंग प्रोसेसिंग मिल का ये क्वार्टर है और यहीं आकर मजदूरों के बीच महात्मा गांधी ने रात गुजारी थी। कैमरामैन कुलदीप के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, देरोल। उसके साथ मिड डे प्राइम में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन हम लगातार नजर बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री के बांग्लादेश के दौरे पर और जो तमाम आज गतिविधियां हैं उसका पल पल का हाल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सीधी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार आप बने रहें डीडी न्यूज और डीडी इंडिया के साथ। फिलहाल दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। देश के अंदर एक वैसा वातावरण जब बन रहा है कि लोगों को शुभा है। रंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है। बेबाक अंदाज में
पक्ष विपक्ष से सवाल। आप उस संसद के प्रति जवाब दे है ना। ये नैरेटिव फेक है कि वहाँ पर पैराशूट से बच्चों को मारा जा रहा है, ये नैरेटिव ही गलत है। फेक न्यूज फैलाने की इजाजत मैं 2 टूक में किसी को नहीं दूंगा। न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ 2 टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में कोविड से संबंधित जितने भी आपके सवाल हैं, जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, हम आपको देंगे। डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा रहेगा। आपको करना क्या है, जो नंबर्स आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं उन नंबर्स पे आपको फ़ोन करना है और सोशल मीडिया से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, सोशल मीडिया से हमसे जुड़िए और जो भी आपके मन में सवाल हैं वो हमसे कीजिए। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ गया है। डॉक्टर रूपाली मलिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर MC मिश्रा, सीनियर सर्जन एंड फॉर्मर डायरेक्टर एम्स। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे किस तरह से जो पूरी